हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी 68 आने वाला है और जेपीएससी भी। तो हम लोग उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के सीरीज़ में हम लोग बैंकिंग पढ़ रहे थे, है ना। बैंकिंग का 2 लेक्चर हुआ था। आज हम लोग बैंकिंग को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग 2 बैंक्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। पेमेंट बैंक, लास्ट क्लास में हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुद्रा बैंक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से। 3 क्वेश्चन तो आप पीटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेंस में भी आता ही आता है। और बिना इसके आप इकॉनमी समझ भी नहीं सकते हो, मतलब प्रॉपरली आप लिख भी नहीं सकोगे अगर मेंस में अगर ये क्लियर नहीं है। जैसे मुद्रा बैंक है, हम लोग को सिर्फ ये नहीं जानना है कि मुद्रा बैंक क्या है, उसमें शिशु क्या है, तरुण क्या है, ठीक है। ये तो एक फैक्ट है जो पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको ओवरऑल भी अगर दिया जाएगा क्वेश्चंस इकोनॉमिक में, जैसे लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि मुद्रा बैंक जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया या मुद्रा योजना जो चला, तो उससे कैसे हमारे इकॉनमी को हेल्प हुआ, इकॉनमी के किस सेक्शन को उससे मदद मिली, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चंस, तो जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, हम उसके आंसर राइटिंग में भी हम लोग कर नहीं सकते आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पेमेंट बैंक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में स्मॉल फाइनेंस बैंक तक हम लोग देखे थे। आज क्या है, पेमेंट बैंक, ठीक। पेमेंट बैंक का कंसेप्ट बीच में आप लोग सुने होंगे, पेटीएम वगैरह था, एयरटेल, बहुत सारे जो ऐसे मतलब सर्विस प्रोवाइडर थे, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था किसके लिए, पेमेंट बैंक के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। सबसे पहले ये हम लोग को जानना है कि वाई गवर्नमेंट वांटेड टू एस्टैब्लिश पेमेंट बैंक। क्यों एस्टैब्लिश गवर्नमेंट करना चाह रही थी पेमेंट बैंक को। द एम वाज टू फर्दर मतलब एफ आई इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सब कोई बैंकिंग से जुड़े, फाइनेंशियल इंक्लूजन को फर्दर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पेमेंट बैंक का कंसेप्ट लेके आई, ठीक है। कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बहुत सारे तरह से हम लोग कर रहे थे। हम लोग जनधन अकाउंट भी ओपन किए और भी सारी चीज़ें। तो ऑल द पर्पस वाज टू पर्पस वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ें, बैंकिंग से हम लोग जोड़ें। उससे क्या होगा, लोग का करप्शन जो होता है, अभी जैसे डीबीटी स्कीम है, डीबीटी स्कीम बहुत हद तक करप्शन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रही है। तो जब तक लोग बैंक से जुड़ेंगे नहीं तो इन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन पेमेंट बैंक में क्या स्पेशल था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से, मतलब ऐसे समझो कि पेमेंट बैंक ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट करना किसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट हाउ, कैसे, तो स्मॉल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करना। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करके बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाह रही थी, ठीक है। और क्या, एंड सिर्फ यही नहीं, एंड रेमिटेंस सर्विसेज, और रेमिटेंस सर्विस भी गवर्नमेंट देना चाह रही थी, ठीक है। किसके द्वारा, पेमेंट बैंक के द्वारा। किसको, ये इंपॉर्टेंट है, टू, किसको देना चाह रही थी, तो माइग्रेंट वर्कफोर्स, जो हमारे माइग्रेंट वर्कफोर्स जो बाहर काम करने जाते हैं, ठीक है। माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स जो हमारा है, यहाँ लेबर ऐड कर लो, तो उसको क्या करना था, गवर्नमेंट को रेमिटेंस सर्विसेज और स्मॉल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करना था, मतलब उसको जोड़ना था, इंक्लूजन उनका करना था, ठीक है। तो उसके लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया, पेमेंट बैंक। इसके साथ और लो इनकम हाउस होल्ड भी ऐड कर लो, लो इनकम हाउस होल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्लियर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था लोगों का। कैसे लोगों का, माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स, जो माइग्रेंट होते हैं, जैसे मान लो कभी दिल्ली चला गया, कभी कलकत्ता चला गया काम के तलाश में, जिनका कि एक जगह वो स्थिर नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह जाके काम करते हैं। या लो इनकम हाउस होल्ड, जिनका इनकम बहुत कम है, जो बैंकिंग सेवा में जाने से कतराते हैं या डरते हैं, या मतलब जो 50-100-200 रुपये में काम करते हैं का डिपॉजिट ये वो उनके पास रहता है। स्मॉल सेविंग
अकाउंट और रिमिटेंस सर्विस उनके लिए प्रोवाइड किया गया। कैसे? इससे पेमेंट बैंक से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पेमेंट बैंक। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम लोग पेमेंट बैंक ऐसे ऐसे लोगों के लिए करेंगे, तो कौन पेमेंट बैंक बन सकता है? क्या हम आप कोई भी पेमेंट बैंक प्रोवाइड कर सकता है? या जो हमारा SBI है, यूको बैंक है, क्या वो पेमेंट बैंक बन जाएगा? क्या होगा? तो हु विल सेटअप, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, हु विल सेटअप पेमेंट बैंक। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही सबसे पहले पूछेगा कि पेमेंट बैंक का एम क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ इसमें कर रहा है। उसके बाद कि कौन इसको सेटअप कर सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा कि जैसे SBI है, कोई NBFC है, कोई आपका अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई आपका एक मार्केट चेन है, बोलेगा कि इसमें कौन कौन सा है या कौन है जो पेमेंट बैंक बन सकता है। ठीक है, तो कौन इसमें पेमेंट बैंक बनेगा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कोई भी एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टर, नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन बैंक इन्वेस्टमेंट इशूअर लिखा है। ठीक है, कोई भी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टमेंट इशूअर। नॉन बैंक का मतलब जो अभी बैंक नहीं है, प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टमेंट इशूअर मतलब जो पहले हम जिस चीज़ में पेड कर रहे, प्री पेमेंट मतलब पहले वाला, उस टाइप का कोई अगर प्लेटफॉर्म होगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, पेमेंट, पेटीएम, मोबीक्विक, ये सब क्या है, नॉन बैंक है। प्रीपेड पेमेंट मतलब ये कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इसमें आप कर सकते, कोई भी काम इसमें जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो प्रीपेड काइंड ऑफ है। तो वैसे जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टमेंट इशूअर हैं, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, ये कौन क्या बन सकते हैं, पेमेंट बैंक, मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट बैंक के लिए। ठीक है, दूसरा और कौन कर सकता है, एनी इंडिविजुअल या प्रोफेशनल, कोई भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल मतलब हम आप, ठीक है, नहीं सिर्फ हम आप नहीं, एनी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल हैविंग, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आपको किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फाइनेंस का, तो हम लोग भी पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि यस वी वांट टू ओपन अ पेमेंट बैंक। तीसरा कौन है, NBFCs इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या ये कहो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये थर्ड है। उसके बाद फोर्थ, चौथा कौन आएगा इसमें, कंपनीज, जैसे सुपर मार्केट मॉडल, कंपनीज लाइक सुपर मार्केट मॉडल। अब जैसे वी मार्ट है, V2 है, आपका अभी जो एक क्लोज हो गया क्या था वो बिग बाज़ार है। वैसे जो सुपर मार्केट चेन या मॉडल को या चेन को वाली कंपनीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेलीकॉम कंपनीज़, जैसे एयरटेल के बारे में भी सुना होगा, उसने भी अप्लाई किया था, तो टेलीफोन कंपनीज़। और क्या, पब्लिक सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ भी हैं जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, पेमेंट बैंक के लिए। बनना नहीं बनना तो वो बात का चीज़ है, पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कौन सेटअप कर सकेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसमें कि पेड अप कैपिटल क्या चाहिए। अगर आपको पेमेंट बैंक बनना है तो पेड अप कैपिटल कितना चाहिए, तो 100 करोड़। आपको 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल चाहिए, किसके लिए, मिनिमम, किसके लिए, पेमेंट बैंक बनने के लिए। दूसरा चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, कि क्या हम लोग FDI इसमें अलाउ करते हैं पेमेंट बैंक में, कि कोई इन्वेस्टमेंट है, मतलब 100 करोड़ का
पेड अप कैपिटल है। मान लो हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फाइनेंस में, हम पेमेंट बैंक स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास मान लो 50 करोड़ रुपए है और फिर हम जनरेट करेंगे मार्केट से। हम एफडीआई, बाहर मेरा फ्रेंड रहता है वो हमको पैसा भेजेगा, तो क्या वो इस हम लगा सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, एफडीआई इज़ अलाउड अप टू 74% सॉरी, कितना तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफडीआई पूछेगा कि पेमेंट बैंक में अलाउड है, तो सबसे पहला चीज़ यस, एफडीआई इज़ अलाउड एट हाउ मच, क्या कितने परसेंट तक? तो 74%। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नचिकेत मोर कमिटी ने रेकमेंड किया था किसका? पेमेंट बैंक का एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। लास्ट क्लास में अगर नहीं बताया होगा तो वो लिख लो। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों जो इस्टेब्लिश हुआ, या जो भी सरकार ने इसको इस्टेब्लिश किया, उसका रिकमेंडेशन किसने किया था? नचिकेत मोर कमेटी। तो आपको डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नचिकेत मोर कमेटी इज रिलेटेड टू पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देख लिए कि पेमेंट बैंक क्या है, कैसे है, कौन इसको पेमेंट बैंक बन सकता है। ठीक है, आरबीआई का क्या गाइडलाइंस है इसमें। अब जब मान लो पेमेंट बैंक खुल गया, एक पेमेंट बैंक स्टैब्लिश हो गया, तो वो हम लोग को सर्विसेज क्या क्या दे सकती है? सर्विसेज बाय पेमेंट बैंक। ये सर्विसेज क्या? बैंकिंग सर्विसेज को, ये बैंक है तो बैंकिंग सर्विसेज बाय पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक हम लोग को क्या क्या सर्विस दे सकती है? तो सबसे पहला चीज़, नॉर्मल बैंक का काम क्या होता है? लोन देना, डिपॉजिट लेना। तो सबसे पहला चीज़ कि लोन, क्या ये लोन दे सकती है? तो आंसर इज़ नो, ये लोन नहीं दे सकती है। कौन? ये आपका पेमेंट बैंक। दूसरा, अगर लोन नहीं लेगा तो अब क्या है? डिपॉजिट ये लेगा, तो यस, डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट करेगा, यस। बट इस पे एक है कि 1 लाख पर कस्टमर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कितना होना चाहिए? 1 लाख पर कस्टमर से ज़्यादा नहीं, तो उतना का ही ये क्या करेगा? डिमांड डिपॉजिट लेगा। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा, देखो यूपीएससी में कैसे, कि पेमेंट बैंक कैन इशू ऑप्शन 1 लोन, ऑप्शन 2 डिपॉजिट्स, ऑप्शन 3 डिपॉजिट्स विथ लिमिटेशन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में कि पेमेंट बैंक है, लोन दे सकती है, डिपॉजिट ले सकती है, डिपॉजिट विद सर्टेन लिमिटेशंस, और नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? डिपॉजिट्स। लोन्स तो नहीं लेगा, डिपॉजिट्स भी डायरेक्ट हम लोग नहीं बोलेंगे कि पेमेंट बैंक डिपॉजिट ले सकते हैं। उसका कारण क्या है? अगर हम डिपॉजिट कह दिए, इसका मतलब डिपॉजिट्स मतलब टोटल डिपॉजिट। अगर कोई 100 करोड़ रुपया लेके आएगा, बोले मेरे ये जमा कर दो, एफडी कर दो, तो ये नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा? डिपॉजिट विद सर्टेन लिमिटेशंस। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बैंकिंग सर्विसेज, इसका क्या ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या है? थर्ड, कि एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकता है या नहीं? एटीएम या डेबिट कार्ड, तो यस, एटीएम और डेबिट कार्ड ये इशू करता है। कौन? पेमेंट बैंक। उसके बाद अगर पूछेगा आपको क्रेडिट कार्ड ये इशू कर सकता है कि नहीं, तो नो, पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, और दूसरा लास्ट चीज़ क्या है? ये वर्क एज, और भी काम कर सकता है। कैसे? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस की तरह, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ अदर बैंक, दूसरे बैंक का ये बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस की तरह भी काम कर सकता है। कौन? पेमेंट बैंक। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसकी तरह भी ये काम कर सकते हैं। कौन? पेमेंट बैंक। ठीक है, तो यही था हमारा क्या? पेमेंट बैंक। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि पेमेंट बैंक हम लोग देख रहे हैं कि लोन नहीं दे रहा है, बैंक का सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होता है? लोन से।
कि बैंक लोन देती है, मान लो आपको लोन दी 10% पे और हम अगर आप वहाँ अपना एफडी करने जाओगे, डिपॉजिट रखने, तो आपको 5% दी। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा है लोन और डिपॉजिट में, यही बैंक की कमाई है। तो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही है लोन। लेकिन पेमेंट बैंक को आप कह रहे हो कि नहीं भैया तुम लोन नहीं दे सकते हो। जब ये लोन नहीं दे सकता तो बेचारा कमाएगा कैसे, है ना। ये क्वेश्चन है कि ये हाउ पेमेंट बैंक विल अर्न, अगर वो लोन नहीं दे सकता है। तो ये याद रखना है, पेमेंट बैंक जो है डिपॉजिट से अर्न करते हैं। क्या चीज़ से? डिपॉजिट से। क्या डिपॉजिट से? क्या, कौन से डिपॉजिट से? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके ये डिपॉजिट, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से ये पैसा कमाता है। और दूसरा चीज़ कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को भी ये पैसा देता है, रखता है, और वहाँ से भी ये क्या करता है? कमाता है। तो ये इसका अर्निंग का एरिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या था? पेमेंट बैंक। इम्पॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो एग्ज़ाम में। अभी का जो कंपटीशन का सिनेरियो है, बहुत मतलब मार्जिनल नंबर से लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तो उस जगह पर ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, चलो पेमेंट बैंक के बाद हम लोग देखते हैं मुद्रा बैंक। ओके, एक सेकंड। मुद्रा बैंक जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एम फॉर माइक्रो यूनिट। क्या है? माइक्रो यूनिट। डी से डेवलपमेंट, डी से क्या है? डेवलपमेंट, एंड आर से रीफाइनेंसिंग, ए से एजेंसी। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, या रीफाइनेंसिंग या रीफाइनेंस एजेंसी। देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये इसका फुल फॉर्म है मुद्रा का, माइक्रो यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आ गया, ये डेवलपमेंट के लिए मुद्रा बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। क्यों किया गया है? डेवलपमेंट के लिए। तो किसके डेवलपमेंट के लिए? तो माइक्रो यूनिट्स के लिए। तो सबसे पहले चीज़ क्लियर हो गया कि बड़ा बड़ा जो यूनिट्स रहेगा उसको ये लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। छोटा छोटा जो बिज़नेस है, छोटे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना, उसको स्टार्ट करना, उसको रीफाइनेंस करने का काम है। दूसरा चीज़ क्या है इसका? रीफाइनेंस। दो चीज़ है, ये पैसा देगी, मतलब आप समझो पैसा बिज़नेस में दो तरीके से जा सकता है। एक जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उस समय, और दूसरा चीज़ अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है, उसमें भी आपको अगर और पैसे की ज़रूरत है, दैट इज़ रीफाइनेंसिंग। तो रीफाइनेंस भी करता है कौन? मुद्रा। तो मुद्रा जो योजना है गवर्नमेंट का, जो मुद्रा बैंक्स है, उसका काम क्या है? नए लोन्स देना, और अगर कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसको रीफाइनेंस करना। तो रीफाइनेंस एजेंसी का भी काम आता है। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था नबार्ड की, नबार्ड क्या है? तो नबार्ड रीफाइनेंसिंग एजेंसी वो भी है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ अबाउट क्या? मुद्रा। ठीक है, अब इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या, मतलब क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो क्या करना? सपोर्ट करना। किसके लिए? क्या करना? ये क्या करती है? सपोर्ट एंड रीफाइनेंस। किसको? माइक्रो यूनिट। अभी मैंने बताया माइक्रो जो यूनिट है उसको, या माइक्रो बिजनेसेस है उसको सपोर्ट करना। रीफाइनेंस है, यहाँ पर सपोर्ट एंड प्रमोट लिखो। सपोर्ट करता है ये क्या, और प्रमोट करता है किसको? माइक्रो यूनिट्स या बिजनेस यूनिट्स लिखो। बिजनेसेस, माइक्रो बिजनेस को क्या करता है? सपोर्ट करता है और ये प्रमोट करता है। उसके बाद अगर पूछेगा कि मुद्रा बैंक, अब उतना डेट तो याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि 2015 में पीएम ने इसको लॉन्च किया था। कब? 2015 में। ठीक है, और उस समय जब लॉन्च किया था इसका कैपिटल कितना था? कितने कैपिटल के साथ इसको? तो 20,000 करोड़। ठीक है, मतलब एक बैंक स्टैब्लिश किया, उसमें 20,000 करोड़ रुपया दिया। कौन? भारत सरकार। कब? 2015 में। और बोला कि चलो आप जो है आप लोन बांटो। किसको? ऐसे जो छोटे छोटे नए कारोबारी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं, उनको दो। या मान लो किसी का 2-3 लाख रुपए से बिजनेस चल रहा है, उनको 3 लाख रुपए का और ज़रूरत है, तो उसको पैसा दो। दैट इज़ रीफाइनेंसिंग। उसके लिए ये आया। ठीक है, तो एम क्या था इसका? वही माइक्रो इंटरप्राइजेस को, अगर यहाँ आप लिख लो एम इसका मेन क्या था? रीफाइनेंस करना, रीफाइनेंसिंग टू माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस को रीफाइनेंस करना वॉज द एम ऑफ मुद्रा बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है
इतना के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नया लोन देती है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टाइप ऑफ लोन्स। ये जो मुद्रा योजना है उसके तहत या मुद्रा बैंक जो है कितने तरह का लोन देती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है इसमें शिशु, कैटेगरी है इसी का, मुद्रा ही है लेकिन 3 कैटेगरी, जैसे मैंने बताया ना, फाइनेंस भी करती है और रीफाइनेंस भी करती है। तो सबसे पहला क्या है, शिशु। मान लो आप कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टार्टअप है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो उसको तो आपको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। तो वो जो कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज शिशु, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये आता है, आप देख लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीसीएस में आता है ये क्वेश्चन, यूपीएससी में भी, कि शिशु जो है मुद्रा के तहत उसमें कितना लिमिट है लोन का, कितने अमाउंट तक पैसा दिया जा सकता है। तो कितना है, 50,000। शिशु के बाद क्या होता है, किशोर में कहता है 50,000 से लेके 5 लाख। किशोर में क्या है, 50,000 से लेके कितना पैसा देते हैं, 5 लाख। और लास्ट में क्या है इसमें, तरुण कितना देंगे, 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ मुद्रा जो बैंक है, जो मुद्रा योजना है जिसके तहत मुद्रा बैंक है जो लोन ये करती है, मैक्सिमम लोन अमाउंट इसका कितना है, तो 10 लाख। अभी जो इसका कैप है ना वो इतना ही 10 लाख रुपए का, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे इसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया जाए, तो वो टाइम के साथ चेंज होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट में ये पूछे कि स्थिति क्या है, कितना तक मैक्सिमम लोन दे सकता है, तो 10 लाख। और बोलेगा कि 10 लाख अगर किसी आदमी ने, क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा के पूछ सकता है, किसी आदमी को मुद्रा बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया है, तो ये बताइए कि वो किस कैटेगरी में आता है, शिशु, तरुण या किशोर। तो किस कैटेगरी में आएगा, तरुण कैटेगरी में, ठीक है। ये है आपका मुद्रा बैंक। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि मुद्रा बैंक को अलग से इस्टेब्लिश करके, मतलब इसको एक पोजीशन देना था, एक्ट बना के ऐसे करना था, लेकिन अभी वो हो नहीं पाया है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि मुद्रा बैंक जो है अभी कैसे काम कर रही है, हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये बोलेंगे हम लोग ऑपरेशनल जो है ये अभी एज सब्सिडरी ऑफ किसका, SIDBI, सिडबी जो है उसके सब्सिडरी की तरह काम कर रही है अभी कौन, मुद्रा, ठीक है। तो ये सिडबी क्या है आपको पता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, भारत में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसको जो फाइनेंस करती है, रिफाइनेंस करती है, उसको कौन देखता है, कौन करता है, सिडबी। स्पेशल बैंक बनाया गया, जैसे नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए, उसी तरह सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो चूंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, ये किसके है, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, इसके अंदर अभी डाल दिया है। तो दिस इज़ अबाउट आपका क्या है, मुद्रा बैंक। अब हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज ये वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में, फिर एनपीए के बारे में पढ़ेंगे कि एनपीए क्या है, एनपीए इकॉनमी के लिए कैसे ख़राब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1-2 लेक्चर और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग सीरीज़ में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा आराम से 1-2 कॉन्सेप्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद होता जाए, क्योंकि 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। मनी एंड बैंकिंग से आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में आपको कहीं से आए ना आए, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, आता है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा आराम से छोटा 2-2, 3-3 टॉपिक करके बता रहा हूँ, ठीक है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।